हर हर महादेव स्टूडेंट्स। आज में हम लोग इमोशन संवेगों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, हिंदी का जो ये शब्द है संवेग, इसकी अंग्रेजी जो स्पेलिंग होती है वो इमोशन होती है। इमोशन शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का इमोवेयर जो शब्द है उससे इमोशन शब्द बना है। तो ई प्लस मूवियर, इमोशन है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस मूवियर। वैसे तो ये शब्द आएगा इमोशन किस लैटिन शब्द से बना है, तो इमोवेयर शब्द से बना है। और इमोवेयर को अगर दो भाग करें तो ई प्लस मूवियर बनेगा। ई का मतलब होता है आंतरिक और मूवियर का मतलब होता है उत्तेजित दशा, हलचल, गति, उथल पुथल या फिर क्रांति। हलचल, उत्तेजित दशा और क्रांति या उथल पुथल, ये मूवियर शब्द के हिंदी अर्थ होते हैं। तो मूवियर जो शब्द है ये कुछ शब्दों से और संबंधित है, ये सिनोनिम है इसके। मूवियर शब्द है मूव या मोशन से संबंधित है। मूव का मतलब होता है हिलना डुलना या गति करना, और मोशन का मतलब होता है गति करना। मूव का मतलब होता है हलचल करना या हिलना डुलना, और मोशन का मतलब होता है गति करना। शाब्दिक रूप से अगर देखा जाए तो इमोशन शब्द का अर्थ होगा आंतरिक हलचल या उत्तेजित दशा। शाब्दिक अर्थ क्या होता है इमोशन का? आंतरिक हलचल या उत्तेजित दशा। अब देखो, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इमोशन की है अलग अलग डेफिनेशन दी है। इन डेफिनेशन को पढ़ने के बाद में हम इसका निचोड़ भी देखेंगे कि क्या आता है। तो देखो, सबसे पहले तो वुडवर्थ है। वुडवर्थ ने कहा है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है। उत्तेजित का मतलब होता है एक्साइटेशन। जिस टाइम व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है उसे संवेग कहते हैं, उस दशा को। वैलेंटाइन ने कहा है जब भावनाओं का वेग बढ़ जाता है तो संवेग की उत्पत्ति होती है। भावनाएं भावनाएं कहाँ से जन्म लेती हैं? तो देखो, एक चीज़ होती है अपनी, होती है ज्ञानेंद्रिया। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपन क्या होते हैं, अपने अंदर सेंसेशन आते हैं। सेंसेशन को बोलते हैं संवेदनाएं। ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं। संवेदनाओं के बाद में मानसिक रूप से भावनाएं उत्पन्न होती हैं। भावनाओं का जब वेग बढ़ जाता है, इनका उफान बढ़ जाता है, तब अपने अंदर संवेगों की उत्पत्ति होती है। ज्ञान, संवेदना, भावना और संवेग, ये क्रम होता है। तो वैलेंटाइन ने कहा है जब भावनाओं का वेग बढ़ जाता है तो संवेग की उत्पत्ति होती है। फिर देखो, रोश ने कहा है संवेग मानसिक चेतना की वह अवस्था होती है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। रागात्मक का मतलब होता है भावना, राग का मतलब होता है भाव, राग का मतलब होता है फीलिंग। तो संवेग मानसिक चेतना, मेंटल कॉन्शसनेस की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। ये रोश ने कही है। अब देखो, इनको अपन कंक्लूजन करते हैं इनका। तो संवेग क्या होगा? किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति के मन में कुछ भावनाएं उत्पन्न होती हैं और भावनाओं के कारण उसमें आंतरिक हलचल पैदा होती है। इन आंतरिक हलचलों के बाह्य रूप में प्रकाशन करने पर ये संवेग कहलाते हैं। अर्थात संवेग भावनाओं का बाह्य प्रकाशन होता है। वेरी वेरी मोस्ट, संवेग होता क्या है? भावनाओं का बाह्य प्रकाशन। भावनाएं जब बाह्य रूप से प्रदर्शित आप कर देते हैं तो उसे अपन संवेग या इमोशन कहते हैं। भावनाएं उत्पन्न होने पर ही संवेग उत्पन्न हो सकता है। भावनाओं की अनुपस्थिति में संवेग उत्पन्न नहीं हो सकता। और इसका बड़ा ज़बरदस्त एग्जाम्पल मैंने दिया, आपको हमेशा याद रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक हिंदू व्यक्ति है, अगर भगवान राम को कोई व्यक्ति गाली दे तो हिंदू जो व्यक्ति है उसको बड़ा गुस्सा आएगा। लेकिन क्या मुस्लिम, सिख या ईसाई को गुस्सा आएगा? उनको गुस्सा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हिंदू व्यक्ति है उसकी भावनाएं हैं भगवान राम के प्रति, जबकि मुस्लिम या सिख या ईसाई की नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि भावनाएं उत्पन्न होने पर ही संवेग उत्पन्न हो सकता है। एक्साइटेशन तभी होगा, इमोशन तभी होगा आदमी के अंदर जब भावनाएं को अनुपस्थिति के अंदर इमोशन उपलब्ध नहीं हो सकते। अब स्टूडेंट्स, अपन देखते हैं संवेगों की मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती हैं। वैसे तो संवेगों की काफ़ी विशेषताएं होती है, मनोविश्लेषणवाद में भी संवेगों को देखा जाता है। तो संवेगों की विशेषताएं देखते हैं। देखो, पहली विशेषता है प्रत्येक भावना संवेग उत्पन्न करे यह आवश्यक नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक भावना के साथ संवेग उत्पन्न हो आवश्यक नहीं। कुछ भावनाएं होती हैं वे संवेग उत्पन्न नहीं कर सकती या संवेगों को नियंत्रित कर लेते हैं और दबा देते हैं। तो प्रत्येक भावना उत्पन्न करे संवेग यह आवश्यक नहीं। कभी कभी भावनाओं के जो वेग है उसको अपन कंट्रोल कर लेते हैं और संवेग को उत्पन्न होने से रोक देते हैं।
जैसे कई बार बहुत बार आपको उकसा दिया जाता है लेकिन फिर भी आप गुस्सा नहीं करते हैं, कूल रहते हैं। दूसरा है प्रत्येक संवेग के साथ एक मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई रहती है। मूल प्रवृत्ति को बोलते हैं इंस्टिंक्ट। ये जो अभिधारणाएं हैं मूल प्रवृत्तियों की, ये बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने दी है। तो ये मूल प्रवृत्ति क्या होती है? मूल प्रवृत्ति का तात्पर्य ये होता है कि जो भी आपको आनुवांशिक रूप से मनुष्य होने के कारण जो कुछ प्रवृत्तियाँ मिली हैं उसे मूल प्रवृत्ति कहते हैं। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य होने के कारण आदमी किसी से लड़ना चाहता है, ये मूल प्रवृत्ति है। इसी तरह जैसे मान लो, मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई कुत्ता है तो कुत्तों को आपने देखा होगा कि वे हमेशा भटकते रहते हैं। क्यों भटकते रहते हैं? क्योंकि हमेशा उनकी एक प्रवृत्ति रहती है कुछ भी खाने को मिल जाए, इसलिए वो भटकते रहते हैं। तो भोजन अन्वेषण करना उनकी मूल प्रवृत्ति हो गई। तो ये कुछ मूल प्रवृत्ति हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा जंगली जानवर होते हैं वो घूमते रहते हैं, एक जगह बैठे नहीं रहते। क्यों? क्योंकि उनको उससे भोजन प्राप्त होता है, कहीं भी शिकार कर लेते हैं वो लोग। तो इस तरह से मूल प्रवृत्ति हो गई किसकी? जंगली जानवर। इसी तरह से कुछ नए गुण होते हैं मनुष्य के अंदर, उन्हें मूल प्रवृत्तियाँ कहते हैं। अब देखो, तो प्रत्येक संवेग तभी उत्पन्न होता है जब भावना हो। प्रत्येक संवेग के साथ एक मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई रहती है। और ये कहने वाला था मैकडूगल, संवेग सार्वभौमिक होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल का मतलब है अगर आदमी ने जन्म ले लिया तो उसके अंदर संवेग, इमोशन होंगे ही होंगे। अब देखो, इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि देखो, जैसे आप गुस्सा करते हो तो आपके चेहरे की बनावट अलग हो जाती है। सार्वभौमिक होने का मतलब ये होता है कि पूरी दुनिया में क्या गुस्सा उसी तरह से प्रकट किया जाएगा, पूरी दुनिया में क्या हंसी आपकी तरह प्रकट की जाती है। तो देखिए, बिल्कुल सत्य बात है कि इमोशन होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं। जैसे जो जिनकी आंखें नहीं होती, अंधे होते हैं, जन्म से ही अंधे होते हैं, जिनको जन्मांध कहते हैं। जन्मांध बच्चों को देखा गया तो उनको गुस्सा प्रकट करने की जो मुख्य आकृति है या फिर हंसने की जो मुख्य आकृति है, वो सारी की सारी मुखाकृतियाँ जो अंधे नहीं है उन व्यक्तियों की तरह देखी गई। तो इसलिए ये कहा गया कि जो संवेग होते हैं सार्वभौमिक होते हैं। नेक्स्ट जो आपकी विशेषता है संवेगों की, वो है संवेग बहुत कम समय के लिए आते हैं। बहुत कम समय के लिए आते हैं मतलब ज़्यादा देर संवेगी की स्थिति नहीं रह सकती। ये तेज़ी से आते हैं, आते टाइम बहुत तेज़ी से आते हैं और चले भी जाते हैं। जाते समय वे सांवेगिक मन स्थिति छोड़कर जाते हैं, जिसे सांवेगिक मूड या इमोशनल मूड कहते हैं। ये जो इमोशनल मूड है ये थोड़े से अधिक समय के लिए रहता है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, सांवेगिक मूड है वो सांवेगिक स्थिति के बाद की स्थिति होती है। नेक्स्ट है संवेग व्यक्तिगत और आत्मनिष्ठ होते हैं। आत्मनिष्ठ का मतलब ये होता है कि हर पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। एक व्यक्ति के अंदर अलग टाइप से इमोशन होते हैं, दूसरे के अंदर अलग अलग से होते हैं। उनकी तीव्रता भी अलग अलग होती है, उनकी इंटेंसिटी अलग अलग होती है, उनकी प्रबलता भी अलग अलग होती है। और कुछ एक व्यक्तियों के अंदर बहुत जल्दी प्रकट हो जाते हैं, कुछ लोगों में बहुत बाद में प्रकट होते हैं। तो वो आत्मनिष्ठ होते हैं, वस्तुनिष्ठ नहीं होते कि हर एक आदमी के अंदर वो के वही होंगे। आत्मनिष्ठ होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं। नेक्स्ट संवेगों का स्थानांतरण होता है। क्वेश्चन आ भी सकता है यहाँ से, संवेग स्थानांतरित होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसका एग्जाम्पल भी मैंने दिया है। जैसे कोई उच्च अधिकारी है, उससे डांट मिले तो कर्मचारी उस उच्च अधिकारी को कुछ नहीं कह सकता, लेकिन घर पे आकर अपना जो क्रोध है उसको बच्चों को पीट देगा या फिर पत्नी को गुस्से से बात करके, उल्टी सीधी बात करके, और फिर उस वहाँ पर स्थानांतरित कर देगा। अब देखो, उच्च अधिकारी ने किस पर ट्रांसफ़र किया? कर्मचारी के ऊपर, और कर्मचारी ने बच्चों के और पत्नी के ऊपर गुस्से को ट्रांसफ़र कर दिया। अब वो किसी और चीज़ को, जैसे बर्तनों को, वैसे हो सकता है जो बच्चा है वो बच्चा जाके और जो आपका बगीचा है, बगीचे के फूलों को उखाड़ के फेंक सकता है। तो वो अपने गुस्से को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। इस तरह से संवेगों का स्थानांतरण होता है। यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है आपके। फिर देखो, नेक्स्ट है संवेग उत्पन्न किए जा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त विशेषता है, संवेग उत्पन्न किए जा सकते हैं। एक संवेग अपने प्रकार के कई संवेग उत्पन्न कर सकता है।
संवेग हैं वो जनरेट किए जा सकते हैं। आप अगर किसी के अंदर भावनाएं उत्पन्न कर देते हो तो आप संवेग उत्पन्न कर देते हो एक तरह से उसके अंदर। आप जैसे एक संवेग अपने प्रकार के कई संवेग उत्पन्न कर सकता है। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे आप किसी बात के ऊपर आपको बड़ा मस्त मज़ा आया तो आप हंसने लग गए। सामने वाले व्यक्ति को पता नहीं कि क्यों हंस रहा है, लेकिन वो भी अपने आप ही हंसने लग जाता है आपको हंसते देखकर। तो एक संवेग है अपने प्रकार के कई संवेग उत्पन्न कर देता है। इसी तरह से जैसे मैं आपको बताऊं, नेताजी हैं वो भाषण देते हैं, खड़े होकर यदि भारत पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो आपके अंदर जोश ला देंगे, खुद के अंदर जोश लाएंगे पहले और फिर आपके अंदर जोश ला देंगे। तो ये जो उत्तेजना है वो कहाँ से उत्पन्न हुई, ये संवेग है वो कहाँ से उत्पन्न हुई, उस संवेग के कारण नेताजी के भाषण के अंदर अगर शैली है उत्तेजन की तो आपके अंदर भी उत्पन्न हो जाएंगे। यदि उत्तेजना का भाषण वो नॉर्मल भाषा में दे रहा है तो आपके अंदर क्या संवेग उत्पन्न होंगे? नहीं होंगे। तो एक संवेग अपने प्रकार के कई संवेग उत्पन्न कर देता है। नेक्स्ट विशेषता है, किसी एक संवेग को उत्पन्न करने के लिए विभिन्न माध्यम या उद्दीपक हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकता है आपके, कैसे कि निम्न में से संवेग उत्पन्न का कारण है, तो विभिन्न कारण होंगे। एक संवेग विभिन्न कारणों से, जैसे मान लो आपको गुस्सा कोई ज़रूरी नहीं चिढ़ाने से ही आए, आपको गुस्सा किसी परिस्थिति को ख़राब होने से पर ही आ सकता है, किसी व्यक्ति के बोलने पर भी आ सकता है, तो किसी व्यक्ति के हंसने पर भी आ सकता है। तो किसी एक संवेग क्रोध को उत्पन्न करने के विभिन्न माध्यम हो सकते हैं, हंसी उत्पन्न करने के भी विभिन्न माध्यम हो सकते हैं या विभिन्न उद्दीपक हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट विशेषता है, कोई संवेग अपने से विपरीत संवेग भी उत्पन्न कर सकता है। आवश्यक नहीं कि आप हंस रहे हैं तो सामने वाला हंसी, आपकी हंसी से सामने वाले को क्रोध भी आ सकता है। तो अपने से विपरीत संवेग भी या अन्य प्रकार का संवेग भी उत्पन्न कर सकता है। यहाँ पे अन्य प्रकार का भी लिख लेना, विपरीत के साथ साथ अन्य प्रकार, न केवल विपरीत प्रकार का बल्कि अन्य तरह का भी आपका संवेग उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट, सामान्यतया संवेग प्रत्यक्षीकरण के कारण उत्पन्न होते हैं। वेरी गुड। यहाँ पे शब्द जो मैंने लिया है वो सामान्यतया लिया है, याद रखिएगा। सामान्यतः जनरली संवेग जो उत्पन्न होते हैं प्रत्यक्षीकरण को मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सबसे पहले ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आपके अंदर संवेदनाएं आती हैं, संवेदना के बाद में प्रत्यक्षीकरण होता है। तो ये प्रत्यक्षीकरण जो कंसेप्ट है वो, जैसे मान लो आप गिरे तो आपको आपके शरीर की ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से क्या मिली? एक सूचना मिली। इस सूचना को कहते हैं संवेदना। संवेदना जब आपके मस्तिष्क में पहुंचती है तो उसको कहते हैं प्रत्यक्षण। आपको पता चलता है कि हाँ मैं गिर गया हूँ। तो सामान्यतः संवेग प्रत्यक्षीकरण के कारण उत्पन्न होते हैं सामान्यतः। अब देखो कैसे, अगर आपने किसी स्थिति को देखा है तो आपके अंदर कोई संवेग उत्पन्न होगा। जैसे मान लीजिए सड़क के ऊपर आप जा रहे हैं तो सड़क के ऊपर एक्सीडेंट हो गया तो आपको डर लगने लग गया, प्रत्यक्षीकरण के बाद में हुआ। अगर घर आके आप दूसरों को बताएंगे तो वो नहीं डरेंगे, वो आपको ये कहेंगे कोई बात नहीं। तो संवेग सामान्यतः प्रत्यक्षीकरण। अब कोई जरूरी नहीं है कि ये प्रत्यक्षीकरण के कारण उत्पन्न हो, सामान्यतः शब्द इसीलिए लिया है। कभी कभी क्या होता है, अपने सोचने के कारण से भावनाएं उत्पन्न हो जाती है और भावनाएं उत्पन्न होती है आपके अंदर संवेग उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन सामान्यतः ये प्रत्यक्षीकरण के कारण उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है, व्यक्ति की विकास की प्रत्येक अवस्था में संवेगों की उत्पन्न होती है। शैशवावस्था से लेकर और वृद्धावस्था तक संवेगों की अनुभूति जरूर होती रहती है। अब देखो नेक्स्ट चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है, संवेग व बुद्धि। मनोवैज्ञानिकों ने बहुत रिसर्च किए हैं और बाद में पता लगाया कि संवेग का क्या बुद्धि से संबंध होता है। तो बिल्कुल संवेग का बुद्धि से संबंध होता है। बुद्धि से इनका व्युत्क्रम संबंध होते हैं। व्युत्क्रम का मतलब होता है विपरीत या उल्टा, इनवर्स बोलते हैं, विपरीत या उल्टा, उल्टा संबंध होता है। यदि संवेग बढ़ते हैं तो बुद्धि कम होती है, यदि बुद्धि कम होती है तो संवेग बढ़ते हैं, यदि बुद्धि ज़्यादा होती है तो संवेग कम हो जाते हैं। लॉजिक गो अप, इमोशन गो डाउन, याद रखिएगा। यदि लॉजिकली रूप से आप हाई हो तो आप इमोशनली कम हो। तो देखो व्यक्ति में सांवेगिक अधिकता होगी तो उसकी तार्किक क्षमता कम हो जाती है। उदाहरण के लिए जब गुस्सा बहुत बढ़ जाता है तो व्यक्ति ऐसा निर्णय कर लेता है जिसके कारण परिणाम बहुत गलत आते हैं। अब देखो यहाँ पर एक टॉपिक आता है आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आता है, मेयर, सलोवी और गोलमैन का क्वेश्चन ज़्यादातर आता है आपके। ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिए, उसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, सांवेगिक बुद्धि।
इसको इमोशनल क्वोशिएंट भी बोलते हैं, ईक्यू। एक तो आपका होता है आईक्यू, एक होता है ईक्यू। तो ईक्यू के बारे में इन्होंने कॉन्सेप्ट दी है। ये जो चैप्टर है अपन बुद्धि इंटेलिजेंस में पढ़ेंगे, यहाँ पर इसको अपन नहीं बढ़ाएंगे डिटेल के अंदर। अब देखिए नेक्स्ट है, संवेग मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। अब देखो यहाँ पे नकारात्मक संवेग और सकारात्मक संवेग। क्या होते हैं नकारात्मक संवेग? नकारात्मक संवेग वे संवेग होते हैं जो सामान्यतः गलत माने जाते हैं, निषिद्ध माने, गलत तो नहीं कह सकते, उसको निषिद्ध माने जाते हैं, या जिनके परिणामों से ज़्यादातर हानि होती है। ज़्यादातर हानि होती है, हमेशा नहीं होती है। सकारात्मक संवेग वो होते हैं जिनको सही माना जाता है, या जो सुखद होते हैं, जो सुखद संवेग होते हैं उन्हें सकारात्मक संवेग कहेंगे। जो दुखद संवेग होते हैं उन्हें नकारात्मक कहते हैं। जैसे घृणा, क्रोध, दुश्चिंता, भय, ये सारे के सारे नकारात्मक संवेग हैं। सकारात्मक संवेग जैसे वात्सल्य, आत्मगौरव, आमोद, आभार, परानुभूति, आशावादिता, ये सारे के सारे सकारात्मक संवेग है। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो पहले कोचिंग कर चुके हैं वही कहेंगे आशावादिता साहब संवेग है क्या? बिल्कुल है। वात्सल्य संवेग है क्या? बिल्कुल है। आमोद, आभार, परानुभूति आपने ये भी नहीं पढ़ा होगा, जिन्होंने मैकडूगल के संवेग पढ़ चुके हैं तो परानुभूति नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ संवेग कितने होते हैं। बहुत सारे होते हैं। हाँ, मूल जो संवेग होते हैं उनके बारे में बात अलग होती है। मूल संवेग, मेरे शब्दों को सुन लेना, बाद में जाके आप कन्फ्यूजन नहीं रहे आपके। तो संवेग बहुत से होते हैं, संवेग तो 50, 100, 200 भी हो सकते हैं, लेकिन मूल संवेगों की बात की जाती है। जैसे मैकडूगल ने 14 मूल संवेग बताए। इसी तरह भारतीय संस्कृति के अंदर 8 मूल संवेग होते हैं, पुलचिक ने 10 बताए। ये अपन आज ही पढ़ेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो देखो आगे अपन पढ़ते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों संवेग महत्वपूर्ण होते हैं। नकारात्मक संवेग के कारण मनुष्य को हमेशा हानि हो यह आवश्यक नहीं है। यह उद्दीपक की प्रकृति, आवृत्ति, तीव्रता और परिस्थिति पर निर्भर करता है। हमेशा आपको गुस्से के कारण हानि हो आवश्यक नहीं है। जैसे अगर आपके अंदर गुस्सा ही नहीं होगा तो हर कोई आपको कुछ भी कह जाएगा। तो परिस्थिति देखी जाती है उस, और वो गुस्सा कितना आ रहा है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, उसकी नेचर कैसी है, उसके ऊपर निर्भर करता है। अब देखो जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है, यदि किसी छोटे बालक के अंदर भय संवेग नहीं होगा, डर नहीं होगा, तो वह किसी कुत्ते की मुंह में अंगुली डाल सकता है। इसलिए नकारात्मक संवेग भी आवश्यक होते हैं। परीक्षा में प्रश्न आ जाए किस प्रकार के संवेग आवश्यक होते हैं, तो नकारात्मक एवं सकारात्मक संवेग दोनों आ जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है संवेग कितने होते हैं। ये टॉपिक आ गया, ये लो आपका नया, वो है संवेग कितने होते हैं। तो विभिन्न संस्कृतियों में तथा विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने संवेगों की संख्या अलग अलग बताई है। कितने होते हैं? तो बहुत सारे होते हैं। कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं। अब देखो सार्वभौमिक संवेग क्या होते हैं? यूनिवर्सल, जो हमेशा देखे जाते हैं उन्हें सार्वभौमिक संवेग कहते हैं। तो 6 संवेग सार्वभौमिक माने जाते हैं, याद कर लीजिएगा। अगर परीक्षा में प्रश्न आता है सार्वभौमिक संवेग कितने होते हैं तो 6, पहले लिख देता हूँ मैं यहाँ पे जो 14 करके आएंगे वो एकदम गलत हैं। पहले कह देता हूँ मैं, आप आराम से इसको नोट कर लीजिएगा। सार्वभौमिक संवेग 6 हैं। कौन कौन से हैं? क्रोध, भय, प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य और विरुचि। ये 6 संवेग सार्वभौमिक संवेग माने जाते हैं। इसका मतलब ये है प्रत्येक मनोवैज्ञानिक इसके अंदर बिल्कुल सहमत है कि संवेग 6 तो होंगे ही होंगे। क्रोध का मतलब होता है गुस्सा, भय का मतलब होता है डर, प्रसन्नता का मतलब होता है खुश होना, दुख का मतलब होता है दुखी होना, और आश्चर्य का मतलब होता है किसी अनजान चीज़ के प्रति जो भाव प्रकट किया जाता है उसे आश्चर्य कहते हैं। विरुचि का मतलब जिसके अंदर कोई भी रुचि नहीं दिखाता है, जिससे दूरी बनाना चाहता है, उसे विरुचि कहते हैं। ये 6 संवेग सार्वभौमिक माने जाते हैं। अब देखो मनोवैज्ञानिक इजार्ड है, इन्होंने इमोशंस के ऊपर और मूल प्रवृत्तियों के ऊपर काफ़ी रिसर्च किया है। इन्होंने 10 मूल संवेग बताया, 10। और ये मूल संवेग कौन कौन से हैं? क्रोध, हर्ष, आश्चर्य, विरुचि, भय, उत्तेजना, अभिरुचि, अवमान, अपराध और शर्म। इन सब के बीच में कॉमा है, विरुचि के बाद में, भय के बाद में, उत्तेजना के बाद में। तो ये 10 संवेग किसने बताए हैं? इजार्ड ने। इजार्ड एक मनोवैज्ञानिक था। इसी तरह के एक पुलचिक मनोवैज्ञानिक है, यूरोपियन पुलचिक, इसने 8 मूल संवेग बताया। और इन्होंने जो संवेग बताए वो जोड़े के रूप में होते हैं और ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अर्थात ये 4 जोड़े हो गए। 8 मूल संवेग बनाए उन्होंने, तो 8 मूल संवेग 4 जोड़े के रूप में होंगे। कौन कौन से हैं देख लेते हैं।
पहला है हर्ष और विषाद। देखो हर्ष का मतलब होता है खुशी और विषाद का मतलब होता है दुख। तो ये दोनों के दोनों क्या हुए, एक दूसरे के विपरीत हुए कि नहीं हुए। इसी तरह से दूसरा जोड़ा आता है वो स्वीकृति और विरुचि। स्वीकृति का मतलब होता है अपनाना, विरुचि का मतलब होता है छोड़ना, त्यागना या दूर जाना वहाँ से। फिर आता है भय और क्रोध। भय का मतलब होता है क्रोध से विपरीत, एक तो या तो आप गुस्सा प्रकट करो या फिर डर जाओ। नेक्स्ट है आश्चर्य और पूर्वाभास। अगर आप सरप्राइज हो जाते हो तो आप आश्चर्य प्रकट करते हो, कोई चीज़ है जिसकी उम्मीद नहीं होती तो आपकी आंखें चौड़ी जाती है, आश्चर्य करते हो। पूर्वाभास का मतलब आप इस तरह का भाव प्रकट करो कि मन तो मेरे को तो पहले ही पता था। नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति के अनुसार संवेग कितने होते हैं। तो भारतीय संस्कृति के अनुसार 8 मूल संवेग होते हैं। यहाँ पे 8 संवेग लिख रहा है, आप इसको 8 मूल संवेग भी कह सकते हो। भारतीय संस्कृति के अनुसार 8 मूल संवेग होते हैं और ये कौन कौन से, प्रेम, आमोद, ऊर्जा, आश्चर्य, क्रोध, शोक, घृणा और भय। याद रखना, मैं यहाँ पे आपको इंसर्ट कर देता हूँ। एक तो जो ये शोक है और एक ये ऊर्जा है, ये दोनों के दोनों मैकडुगल वाले 14 जो संवेग हैं उनमें नहीं मिलेगा आपको। शोक और ऊर्जा ये भारतीय संस्कृति के अनुसार है भाई, याद रखिएगा। भारतीय संस्कृति के अनुसार कौन कौन से हैं, प्रेम, आमोद, ऊर्जा, आश्चर्य, क्रोध, शोक, घृणा और भय। अब देखो मैकडुगल ने 14 मूल संवेग बताए हैं और प्रत्येक मूल संवेग है वो मूल प्रवृत्ति से जुड़ा रहता है। इंस्टिंक्ट जो होता है मूल प्रवृत्ति, मैंने आपको पहले ही बता दिया है मूल प्रवृत्ति क्या होती है। जन्मजात जो प्रवृत्तियाँ होती हैं मनुष्य की वो मूल प्रवृत्ति है। जन्मजात जो मनुष्य कुत्ते की प्रवृत्ति है तो कुत्ते की, जन्मजात जो जंगली जानवर की होती है मूल प्रवृत्ति उसकी मूल प्रवृत्ति होती है, सबकी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। तो देखिए अब ये जो 14 मूल संवेग हैं और ये जो 14 मूल प्रवृत्तियाँ हैं जिनसे संवेग जुड़े रहते हैं उनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है आपके। तो कौन कौन सी चीज़ क्या क्या है मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। पहला जो मूल संवेग है उसको कहते हैं स्वामित्व और वो जुड़ा रहता है संचयी प्रवृत्ति। अगर याद रखिएगा कोई व्यक्ति किसी चीज़ का संचय करता है, जैसे धन का संचय करता है, किसी वस्तु का संचय करता है, तो संचय करने की प्रवृत्ति होती है, इसे कहते हैं एक्विजिशन। एक्विजिशन लेना, संचय करना। वो इमोशन कौन सा दिखाता है, स्वामित्व की भावना। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। सिंपल सा एग्जांपल ये है कि याद रखिएगा बहुत सी जो औरतें होती हैं वो संचय नहीं करती है, विशेषकर बहुएं। सास है वो हर एक चीज़ को उठा उठा कर रखती है, बहू उठा उठा कर नहीं रखती है, उनके अंदर संचय प्रवृत्ति नहीं होती है। इसका मुख्य कारण क्या होता है, क्योंकि उनके अंदर संवेग जनरेट नहीं हो पाता है किसका, स्वामित्व का। आप एक बार जो बहू है उसको चार्ज दो घर का, उसके बाद में संचय करने की जो प्रवृत्ति है उसकी तरफ वो लौट जाएगी, हर एक चीज़ को उठा उठा कर रखने लग जाएगी, संचय करने लग जाएगी। तो ये एग्जाम्पल आपके समझ में आ गया होगा, एक बेसिक सभी घरों से जुड़ा हुआ मैंने एग्जाम्पल दे दिया है। स्वामित्व की जो भावना है वो अगर आप किसी के अंदर डाल दोगे तो ऑटोमेटिक वो संचय करने लग जाएगा। जैसे आपके पिताजी हैं वो पैसे को इसलिए ज़्यादा महत्व देते हैं क्योंकि वो ऑनर है, ऑनरशिप है उनके अंदर। दूसरा आता है भय और पलायन। भय संवेग है वो पलायन की मूल प्रवृत्ति से जुड़ा रहता है। पलायन को अंग्रेजी में कहते हैं फ्लाइट करना, फ्लाइट मोड जो आपका उसके अंदर आता है मोबाइल के अंदर, वो वाला ही फ्लाइट। और एस्केप, यहाँ पे फाइट मत लिख देना, एस्केप करना इसका मूल शब्द होगा, अंग्रेजी के अंदर एस्केप आएगा पलायन करने को। तो पलायन की मूल प्रवृत्ति है, उससे संबंधित संवेग है भय। आप जब भी आपके अंदर भय होगा तो आप तुरंत वहाँ से हटने की कोशिश करोगे, पलायन कर जाओगे वहाँ से। नेक्स्ट मूल प्रवृत्ति है वो है युद्ध प्रियता। युद्ध प्रियता का जो शब्द आपके दूसरा आ सकता है वो आएगा युयुत्सा। युयुत्सा शब्द आता है, युयुत्सा अंग्रेजी में कहते हैं इसको कॉम्बैट। कॉम्बैट जो होता है युद्ध प्रियता के कारण गुस्सा आता, एक नेज प्रवृत्ति है व्यक्ति के अंदर लड़ने की और वो जनरेट करती है गुस्से को, ये मूल प्रवृत्ति है। फिर आता है देखो निवृत्ति या विकर्षण। मूल प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति या विकर्षण। निवृत्ति का मतलब होता है वहाँ से आप बिल्कुल हटना चाहते हो, ख़त्म करना चाहते हो मामले को। तो निवृत्ति या विकर्षण जिससे जो संवेग जुड़ा रहता है वो होता है घृणा। देखो निवृत्ति और विकर्षण को कहते हैं रिपल्सन। रिपल्सन एक तो होता है अट्रैक्शन, एक होता है रिपल्सन, विकर्षण।
और घृणा को बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर डिस्गस्ट। यदि किसी व्यक्ति से आपको घृणा है तो आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, उससे दूर जाना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है वात्सल्य और शिशु रक्षा। एक मूल प्रवृत्ति पाई जाती है व्यक्ति के अंदर, शिशु रक्षा। जैसे आपने सुना होगा, माता अपने बच्चे को कहीं भी कभी भी मारना नहीं चाहती, उसकी रक्षा करती रहती है, थोड़ी सी भी चोट नहीं आनी चाहिए उसके। तो एक ममता की भावना होती है। ये भावना है न केवल मनुष्य में पाई जाती है बल्कि जानवरों के अंदर भी पाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा, किसी भैंस या गाय के बछड़े के पास में यदि कोई कुत्ता आ जाता है तो जो गाय है वो किस तरह का जो संवेग है वो उत्पन्न करती है, वो बड़ी उसकी रक्षा करने के लिए लग जाती है। तो ये काफ़ी वीडियोज़ भी आपने देखा होगा, डिस्कवरी पे भी आप देखते होंगे। तो शिशु रक्षा, जिसको पेरेंटल बोलते हैं, ये एक मूल प्रवृत्ति होती है। इससे रिलेटेड जो चीज़ होती है संवेग, वो होता है लव, प्यार, प्रेम कहते हैं उसको। तो वास्तव में प्रेम क्या होता है, ये एक पेरेंटल जो मूल प्रवृत्ति होती है उससे जुड़ा रहता है, देखभाल वाली जो प्रकृति है। छठा जो संवेग आता है वो आत्मश्रेष्ठता की भावना। आत्मश्रेष्ठता की भावना आएगी, उसको कोई और शब्द भी यूज में ले सकता है। तो आपको क्या करना है, आपके पेपर के अंदर अंग्रेजी सेक्शन को देखना है, वहाँ पर लिखा होगा पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग। संवेग का नाम है पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग। ये आत्मगौरव से जुड़ा रहता है। यदि किसी के अंदर सेल्फ असेर्शन है, सेल्फ असेर्शन की प्रवृत्ति है ज़्यादा, तो वह अपने अंदर पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग लाता है। एक तो पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग आती है, एक नेगेटिव सेल्फ फीलिंग आती है। यहाँ पे और यहाँ पे आप देख लेना, आत्मश्रेष्ठता को कहते हैं पॉजिटिव और आत्महीनता को कहते हैं नेगेटिव सेल्फ फीलिंग। यहाँ पे आत्मश्रेष्ठता से जुड़ा रहता है आत्मगौरव। आत्मगौरव की हर एक के अंदर भावना होती है। और यहाँ पे होता है दैन्यता, मूल प्रवृत्ति होती है दैन्यता। तो देखिए, आत्मगौरव, आत्मगौरव का मतलब होता है अपने आप को श्रेष्ठ समझना, अपने सेल्फ को अच्छे रखना। हर एक व्यक्ति होता है अपने प्रति, खुद के प्रति कभी वो गलत नहीं सोचता, खुद को एक अच्छा व्यक्ति सोचता है, उसे कहते हैं आत्मगौरव। नेक्स्ट है एकाकीपन और सामूहिकता। याद रखिएगा, बहुत ही यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि विपरीत है ये तो एक दूसरे के। तो देखिए, सामूहिकता की एक मूल प्रवृत्ति पाई जाती है। वो बात अलग है कि आप लोग सामूहिक नहीं रहना चाहते हो, आप अकेले अपने कमरे में पढ़ना चाहते हो क्योंकि आपकी परिस्थितियाँ हैं, वो कोई भी जॉब लगने की है। तो सामूहिकता क्या होती है, सामूहिकता का मतलब होता है व्यक्ति है वो अकेला नहीं रह सकता। तो जैसे ही एकाकीपन संवेग उत्पन्न होता है तो उसकी मूल प्रवृत्ति क्या जुड़ी रहती है, सामूहिकता। सामूहिकता का मतलब ये होता है, जैसे आप किसी भी व्यक्ति को कहोगे कि ले ले यार चल वहाँ पे वो बुला रहे हैं, तो आप सहजता से ही तैयार हो जाते हो। अगर आप तैयार भी नहीं होते विभिन्न परिस्थितियों के कारण, लेकिन आपकी प्रवृत्ति तो वही है कि आप वहाँ पे जाना चाहते हो, रुकना चाहते हो। इसी तरह से आपने देखा होगा कि बहुत से जो पशु हैं या जो बहुत से पक्षी हैं, जैसे चिड़ियाँ हैं, चिड़िया एक डाल के ऊपर बैठी हुई है तो ची ची करने लग जाती है, तो बहुत सारी चिड़ियाँ वहाँ पे आके बैठ जाती है। तो वो जो मूल प्रवृत्ति होती है वो उनकी सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति होती है। और उससे जो संवेग उत्पन्न होता है वो एकाकीपन का होता है। यदि आप लोनलीनेस फील कर रहे हैं, आपके अंदर एकाकीपन आ गया है, तो वो आपकी उस मूल प्रवृत्ति के जागृत होने के, सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति के जागृत होने के कारण होता है। फिर आप उस एकाकीपन को कम करने के लिए फिर सामूहिकता को अपनाते हैं। तो एक दूसरे के रिवर्स नहीं होते हैं, आप याद रखिएगा। इस मूल प्रवृत्ति से एकाकीपन जुड़ा रहता है। नेक्स्ट आता है कामुकता, संवेग और काम। काम भी एक मूल प्रवृत्ति माना गया है, जिसको रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, मैटिंग भी कहते हैं। यहाँ पे मैटिंग भी लिख सकते हो, सेक्स, रिप्रोडक्शन या मैटिंग। ये जो जुड़ा रहता है ये कामुकता से जुड़ा रहता है, जिसको लस्ट बोलते हैं। काम करने की मूल प्रवृत्ति जब जागृत होती है तो कामुकता संवेग प्रकट होता है। नेक्स्ट है आत्महीनता और दैन्यता, बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्महीनता, नेगेटिव सेल्फ फीलिंग। यदि किसी के अंदर नेगेटिव सेल्फ फीलिंग होती है तो उसका मूल कारण होता है दैन्यता, सबमिशन। एक व्यक्ति होता है खुद को समर्पित कर देता है सामने, उसे कहते हैं सबमिशन, अपने आप को सौंप देना, दैन्यता प्रकट करना। तो कभी कभी बहुत बुरी परिस्थितियाँ आ जाती हैं, बहुत ही बुरी परिस्थितियाँ आ जाती है तो सामने वाले को कह देता कि यार ठीक है यार, तू कह दे अब मेरे को क्या कहना है। तो वो जो मूल प्रवृत्ति होती है मनुष्य की, उसे कहते हैं दैन्यता। भाई अब मैं तो हार गया, अब तू बता भाई दादा क्या करना चाहता है। ये भाव, ये जब कहता है व्यक्ति तो कौन सी मूल प्रवृत्ति से कहता है, दैन्यता की।
और उस टाइम में उसके अंदर जो फीलिंग होती है वो होती है आत्महीनता की, नेगेटिव सेल्फ फीलिंग, खुद को नेगेटिव आंकने की जो फीलिंग होती है उसे आत्महीनता कहते हैं। नेक्स्ट आपकी मूल प्रवृत्ति और संवेग आमोद और हास्य, लाफ्टर। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक लाफ्टर होता है और आमोद होता है, और मैं आपको बता दूं ये केवल मनुष्य के अंदर ही होता है, आमोद और हास्य। आमोद जो प्रकट करना है वो मनुष्य ही सकता है, गधा या फिर पशु पक्षी कोई भी हंस नहीं सकते हैं। तो लाफ्टर होता है मूल प्रवृत्ति, वो मनुष्य के अंदर पाई जाती है, और वो आमोद अम्यूजमेंट से जुड़ा रहता है। जब आप हंसते हैं तो आपके अंदर भाव आता है, जब आपका चेहरा खुलासा रहता है और थोड़ी देर तक आपका चेहरा खिलासा दिखता है तो उसे आमोद कहते हैं। नेक्स्ट है रचनात्मकता या संरचनात्मकता, बहुत ही ज़बरदस्त है। कंस्ट्रक्शन की मूल प्रवृत्ति आती है और उससे क्रिएटिवनेस जागृत होती है, क्रिएटिवनेस संवेग है। अब देखो यहाँ पे मूल प्रवृत्ति बताया है संरचनात्मकता। याद, अब देखो आपको देखा होगा बच्चे जब छोटे होते हैं तो कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ करते रहते हैं, वो एक दूसरे के अंदर कोई ना कोई चीज़ को किसी चीज़ से मिलाते रहते हैं, और ये जो चीज़ होती है उसको कहते हैं संरचनात्मकता, कंस्ट्रक्शनिज्म। तो संरचनात्मकता क्या होती है? ये एक मूल प्रवृत्ति होती है मनुष्य के अंदर, मनुष्य होने के कारण ही उसके अंदर आ जाती है। समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये जो संरचनात्मक मूल प्रवृत्ति होती है उसके कारण आदमी के अंदर क्रिएटिवनेस आती है, वो अलग अलग चीज़ करना चाहता है। आप सभी भी बहुत अलग अलग चीज़ करना, आप सोचते हो कि ये चीज़ ऐसे हो जाए तो क्या होगा, तो ये आपके अंदर जो फीलिंग होती है, ये संवेग होता है, उसको कहते हैं रचनात्मकता। जब रचनात्मकता बढ़ जाती है तो रचनात्मक फील्डों में काम करने लग जाता है व्यक्ति, और वो मूल प्रवृत्ति किससे जुड़ा रहता है? संरचनात्मकता से। 12 नंबर विषाद और शरणागति। देखो अभी एक मूल संवेग था, वो था दैन्यता, 9 नंबर पे दैन्यता और आत्महीनता। अब यहाँ पे आया 12 नंबर पे शरणागति और विषाद, बड़ा जबरदस्त संवेग है शरणागति। शरणागति को बोलेंगे अंग्रेजी में अपील। अंग्रेजी के शब्द आप ज़्यादा महत्व देना, क्योंकि यहाँ पे हिंदी के शब्द को बदल देता है परीक्षा के अंदर। और डिस्ट्रेस, अपील होती है तब डिस्ट्रेस आता है। अब देखो यहाँ पे विषाद शब्द को समझने की ज़रूरत है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो आपकी माँ बीमार है, आपकी माँ के कैंसर हो गया, डॉक्टर ने कहा कि आप 4 लाख रुपए ला के देंगे तब इसका ऑपरेशन होगा। आपके पास पहले से कर्जा था, डॉक्टर ने कह दी 4 लाख रुपए लाना है। दूसरी उसने कह दी यदि आप 4 लाख रुपए नहीं लाएंगे, यहाँ पर इलाज है लेकिन 4 लाख उसकी शर्त है, अगर आप नहीं ला के देंगे तो इनकी मृत्यु निश्चित है। अब देखिए आपको कहीं पे भी कोई उम्मीद नहीं है, आप पहले से कर्जदार हैं। अगर आप माँ को जिलाना भी चाहते हैं, माँ जीवित रहे ये भी चाहते हैं, और आपके पास पैसा भी नहीं है, तो वो जो पोजीशन होगी उस पोजीशन के अंदर आपके अंदर बहुत तगड़ा, बहुत ही तेज़ी से आपका दिमाग जिस परिस्थिति के अंदर चला जाएगा उसको कहते हैं डिस्ट्रेस। जब आपके सभी के सभी रास्ते हैं वो बंद हो जाते हैं, तो वो जो सिचुएशन होती है उसके अंदर डिस्ट्रेस में चला जाता है व्यक्ति। स्ट्रेस होता है एक तो स्ट्रेस STRESS, और एक होता है डिस्ट्रेस DISTRESS, डिस्ट्रेस। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। विपरीत नहीं है, समानार्थी है। स्ट्रेस अलग चीज़ होती है, दबाव होता है, डिस्ट्रेस होती है विषाद। अब देखो ये डिस्ट्रेस होता है उस टाइम में व्यक्ति अपील करता है, डिस्ट्रेस के अंदर क्या करता है? अपील करता है, शरणागति, किसी ना किसी सहारे को ढूंढता है कि कोई आए। यदि व्यक्ति स्ट्रेस के अंदर है, STRESS, स्ट्रेस या दबाव के अंदर है, तो हो सकता है वो किसी के सामने न जाए। याद रखिएगा, स्ट्रेस के कारण से आप आत्महत्या कर सकते हैं। डिस्ट्रेस जब होगा तो आप समाधान खोजेंगे। याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, समाधान खोजेंगे। उस टाइम में आप अपील करेंगे। क्या करेंगे? अपील। मुझे लगता है आप समझ में आ गया। मैं कॉन्क्लूड कर देता हूँ। डिस्ट्रेस, शरणागति, आप कोई ना कोई समाधान खोजेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि मैं ही हूँ जो यहाँ पर नैया पार करवा सकता हूँ। स्ट्रेस के अंदर खुद को आप दबाव में महसूस करते हैं और गलत कदम भी उठा सकते हैं। हो सकता है आप कहीं की जाए नहीं, कोई रास्ता ही नहीं अपनाएं।
तो शरणागति जो होती है वो डिस्ट्रेस उत्पन्न कर देती है, विषाद उत्पन्न कर देती है, ये मूल प्रवृत्ति होती है। फिर 13 नंबर पर आता है आश्चर्य, जिसको वंडर कहते हैं, वो जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति से जुड़ा रहता है। मनुष्य होता है वो प्रत्येक चीज़ को जानना चाहता है, ये मूल प्रवृत्ति होती है। जैसे आप छोटे से बालक को, शिशु को देखेंगे तो बहुत विस्मय की दृष्टि से चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, तो उसकी जो मूल प्रवृत्ति है जिज्ञासा, क्यूरोसिटी जिसको बोलते हैं, और क्यूरोसिटी के कारण वंडर होता है, आश्चर्य होता है। और लास्ट है भूख, हंगर या एपिटेट, और भोजन अन्वेषण, फूड सीकिंग। भोजन अन्वेषण की प्रकृति पाई जाती है, मूल प्रवृत्ति पाई जाती है मनुष्य में, और उसका कारण जो संवेग उत्पन्न होता है उसे भूख कहते हैं। जब आपको भूख लगती है तो वो भोजन अन्वेषण, आप खोजने लग जाते हो कि कहाँ पे खाना रखा हुआ। देखो, मैकडूगल ने प्रत्येक संवेग एक मूल प्रवृत्ति के साथ जुड़ा हुआ होता है, ये कहा है। और मैकडूगल ने भय को सबसे महत्वपूर्ण संवेग बताया। याद रखिएगा, जो 14 संवेग हैं उनमें भय सबसे महत्वपूर्ण, जिसका आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है, वो मैकडूगल के अनुसार है भय। अब देखो कैसे, मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा, आपको हमेशा लगता रहता है फेल होने का डर, जीवन के अंदर कुछ नहीं बनने का डर, और जैसे माता पिता कुछ गलत कह देंगे ये डर, भाई गलत मान जाएगा, दोस्त गलत मान जाएगा अगर मैं कह दूंगा। तो आप हमेशा डरों से घिरे रहते हो, भय से घिरे रहते हो, और आपको संचालित जो करता है सबसे ज़्यादा भय ही करता है। अगर आपने इस संवेग को कंट्रोल कर लिया तो ये समझ लीजिए आपने अपने आप को नियंत्रित कर लिया। तो मैकडूगल ने भय को सबसे इम्पोर्टेंट संवेग बताया। दूसरा है, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति जन्य व्यवहार के 3 पक्ष बताए हैं। 3 पक्ष देखो, मूल प्रवृत्ति जन्य व्यवहार अर्थात उन्होंने संवेग के 3 पक्ष बताए। कौन कौन से पक्ष हैं? ज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक को बोलते हैं कॉग्निटिव, यहाँ पे लिख देता हूँ। भावात्मक, जिसको आप फीलिंग बोलते हो, या इमोशनल। और तीसरा है क्रियात्मक पक्ष, इसको इनेक्टिव बोलेंगे। तीनों की मैंने अंग्रेजी लिख दी है, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है इसलिए मैंने अंग्रेजी लिखी है। हो सकता है यहाँ पे कार्यात्मक पक्ष दे दे, लेकिन अंग्रेजी यही रहेगी जो मैं आपको बताया हूँ। ज्ञानात्मक को बोलते हैं कॉग्निटिव, भावात्मक को बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉग्निटिव, इसको बोलते हैं आप इमोशनल या फीलिंग, और इसको बोलते हैं आप इनेक्टिव। तो मूल प्रवृत्ति जन्य व्यवहार के 3 पक्ष बताएं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। अब देखो, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कोई बालक है, उसने सांड को देखा, सांड को देखते ही ज्ञानात्मक पक्ष काम करता है। यदि बालक ने उस सांड को उस तरीके से नहीं लिया, संज्ञान का मतलब ज्ञान का, या संज्ञान का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को आपका दिमाग किस तरह से लेता है उसे संज्ञान कहते हैं। तो अगर बच्चे ने सांड को डर की तरह, सांड से डरा हो, तो उसको संज्ञान हुआ तभी डरेगा। देखो, तो सबसे पहले तो सांड क्या होता है ये संज्ञान होना चाहिए। तो पहला पक्ष हो गया संज्ञान। दूसरा भावात्मक, अब वो किस भाव से ले रहा है, या तो वो उसको नंदी समझ के हाथ लगा रहा है, या फिर उसको मारने वाला समझ के दूर हो रहा है, तो वो भाव किस तरह के ले रहा है। फिर भाव के बाद में लास्ट में जो चीज़ आती है वो आती है क्रिया। भाव और ज्ञान होने के बाद में क्रिया आती है। तो उसके बाद में वो भावों के अनुसार और ज्ञान के अनुसार ही फिर क्रिया करता है। यदि उसने नंदी समझा है तो उसको खाना देगा, और यदि उसने उससे वो डरा है तो वो तुरंत भग जाएगा। फिर क्रियात्मक पक्ष हो गया। अब देखो, यहाँ से अब 2 टॉपिक आएंगे, शरीर क्रियात्मक सिद्धांत और शरीर क्रिया। यहाँ से पिछली बार आपके रीट में क्वेश्चन उठा था, अब की बार भी आपके रीट में क्वेश्चन उठ सकता है। तो संवेग और शरीर क्रिया। देखिए, आपके मस्तिष्क के 4 भाग होते हैं जो संवेगों से संबंधित होते हैं, और इनको मैंने बहुत ही शॉर्ट के अंदर आपको समझाया है। इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं इसको आपको छोड़ नहीं सकता। मैंने चारों चीज़ बता दी है। पहला जो संवेगों से रिलेटेड है आपका दिमाग का भाग, उसको कहते हैं थैलेमस। दूसरा है हाइपोथैलेमस, तीसरा है लिम्बिक, और चौथा है कॉर्टेक्स। मुझे तो ये लगता है रीट के अंदर ये थैलेमस हाइपोथैलेमस ऐसे कैसे देगा, लेकिन यदि वो हिंदी शब्द देता है तो थैलेमस को बोलते हैं हिंदी में चेतक, हाइपोथैलेमस को बोलते हैं अधश्चेतक,
लिम्बिक को बोलते हैं उपवलकुटीय और कॉर्टेक्स को बोलते हैं वलकुटीय। नंबर 1, थैलेमस। थैलेमस संवेग उत्पन्न करता है और उसको बनाए रखता है। मस्तिष्क के किस भाग के अंदर संवेग उत्पन्न होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा थैलेमस। ऐसे कैसे प्रश्न उठेगा अगर आपके रीट में उठेगा तो। दूसरा, हाइपोथैलेमस। यह संवेगों का नियमन का प्राथमिक केंद्र होता है और रिले और प्रसारण केंद्र होता है, और यह समस्थिति संतुलन के कार्य भी करता है। यहाँ पे एक एक चीज को मैं बता देता हूँ। नियमन को अंग्रेजी में बोलते हैं रेगुलेशन। रूल्स और रेगुलेशन जो बनते हैं वो बनाने का काम करता है हाइपोथैलेमस। किसी भी संवेग का नियमन क्या होना चाहिए, क्या नियम कायदे होने चाहिए उस संवेग के, आपके मस्तिष्क के अनुसार, वो काम करता है हाइपोथैलेमस, और इसका प्राथमिक केंद्र है, प्राइमरी सेंटर है। दूसरा है रिले और प्रसारण केंद्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिले और प्रसारण केंद्र को बताता हूँ मैं क्या होता है। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिले, ये एक टेक्निकल शब्द है साहब। रिले क्या होती है? कोई भी असामान्य प्रक्रिया होती है, उसकी सूचना सबसे पहले रिले के पास जाती है, और रिले क्या करती है? उसका निस्तारण कर देती है। एक चीज़ तो होती है कलेक्ट करने वाली, कलेक्ट, और एक होती है बीच की रिले, और दूसरी होती है उसको रेक्टिफाई करने वाली, अर्थात उसका निस्तारण करने वाली। तो रिले बीच की चीज़ होती है, कलेक्ट करना सूचना को और फिर सामने वाले को बताना कि भाई तेरे को क्या करना है। तो रिले और प्रसारण का केंद्र क्या होता है? हाइपोथैलेमस। यह समस्थिति संतुलन का भी कार्य करता है। समस्थिति संतुलन, ये आपके अभिप्रेरणा के अंदर भी आएगा भाई, समस्थिति संतुलन क्या होता है। तो उस टाइम में मैं डिटेल में बताऊंगा क्या होता है समस्थिति और उसका संतुलन। तो देखो मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ आपको कि जब संवेग उत्पन्न होते हैं तो आपका दिमाग कितना ज़्यादा संतुलित रहेगा, ये आपका हाइपोथैलेमस निश्चित करेगा। अगर समस्थिति संतुलन का कार्य नहीं होगा तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तीसरा आता है लिम्बिक या उपवलकुटीय। तो लिम्बिक जो सिस्टम होता है, लिम्बिक तंत्र भी कहते हैं इसको, यह संवेगात्मक नियंत्रण और संवेगात्मक स्मृति से संबंधित है। संवेगात्मक नियंत्रण, देखो यहाँ पे शब्दों का याद रखना। संवेगात्मक नियमन से संबंधित है हाइपोथैलेमस, संवेगात्मक नियंत्रण से संबंधित है लिम्बिक। कंट्रोल जो होता है संवेगों का, लिम्बिक सिस्टम करता है उसको। रेगुलेशन, नियम जो बनाता है वो बनाता है हाइपोथैलेमस। कब क्या करना है, अर्थात आप गुस्से के जो नियम है आपके दिमाग के अंदर वो हाइपोथैलेमस में है, और गुस्से का जो कंट्रोल है वो लिम्बिक सिस्टम के अंदर है। तो संवेगात्मक नियंत्रण से संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाए तो लिम्बिक सिस्टम आएगा। शब्दों को ध्यान से समझ लीजिएगा। दूसरी चीज आती है संवेगात्मक स्मृति। संवेगात्मक स्मृति, संवेगात्मक स्मृति का तात्पर्य ये है, कभी कभी आप बिस्तर पर पड़े पड़े हंसने लग जाते। कैसे? पुरानी बात याद कर, आपको कोई ऐसी बात याद आई जो बहुत ही हास्यास्पद थी आपकी हिस्ट्री के अंदर, तो आप बैठे बैठे हंसने लग जाएंगे। तो वो भाव आपकी मेमोरी के अंदर कैसे आए भाई? अब आपके सामने वो परिस्थिति तो नहीं है, परिस्थिति का प्रत्यक्षण होता है तभी संवेग उत्पन्न होते हैं, लेकिन परिस्थिति के प्रत्यक्षण नहीं होने पर भी सांवेगिक जो स्मृति है वहाँ से आपकी सूचनाएं कलेक्ट करता है कौन? लिम्बिक सिस्टम, और फिर आपको हंसी आ जाती है। इसी तरह से आप पुरानी जो चीज़ है जहाँ पर आपने क्रोध करके आया था, तो वो भी मेमोरी आपके दिमाग में फीड हो जाती है। तो उसे सांवेगिक मेमोरी कहते हैं। एक तो लॉजिकल मेमोरी कहते हैं सामान्य, और एक होती है सांवेगिक स्मृति। तो संवेगात्मक स्मृति से रिलेटेड है लिम्बिक उपवलकुटीय सिस्टम। अब मुझे लगता है आपको समझ में आएगा। लास्ट आता है कॉर्टेक्स या वलकुटीय क्षेत्र। आपके मस्तिष्क का ये जो कॉर्टेक्स क्षेत्र होता है, इसके दो भाग होते हैं, बायां भाग और दायां भाग। बायां भाग सकारात्मक संवेगों से रिलेटेड होता है और दायां भाग नकारात्मक। याद रखिएगा, राइट हैंड नकारात्मक होता है, आपका दायां भाग नकारात्मक है, ये मान लो। तो ये इस तरह से आपको याद रखना है, परीक्षा में प्रश्न पूछा सकता है। अब देखो यहाँ से पिछली बार प्रश्न आया था, यहाँ से पिछली बार प्रश्न आया संवेगों का शरीर क्रियात्मक सिद्धांत, संवेगों के शरीर क्रियात्मक सिद्धांत।
आपके अंदर संवेग हैं वो कैसे उत्पन्न, देखिए मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता देता हूँ। आप अगर शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिएगा, मैकडूगल फैकडूगल के प्रश्न आ चुके हैं, यहाँ से रिपीट होंगे तो आप कर भी देंगे, आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा। अगर वास्तव में आप टीचर बनना चाहते हैं, साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं, तो वो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, पढ़नी पड़ेंगी जो आप तक आपने नहीं पढ़ी। अगर वास्तव में 14 मैकडूगल के समय बता देता और सामान्य विशेषता बता देता तो मुझे लगता है आपको समझ में तो आ जाता, लेकिन आपको वो मैटर नहीं मिल पाता जो वास्तव में परीक्षा में आने वाला है, और आप कहते कि पता नहीं प्रश्न कहाँ से पहुँच लिया गया। तो मैं आपको बता देता हूँ, शरीर क्रियात्मक सिद्धांत का तात्पर्य क्या है कि अपने जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने ये देखा है कि वास्तव में आपकी जो बॉडी है वो संवेग उत्पन्न होने पर किस तरह से काम करती है। तो उसके कुछ सिद्धांत दिए हैं। 3 सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला सिद्धांत है जेम्स लेग सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत है कैननबर्ग का सिद्धांत, तीसरा है स्टैनली सेक्टर और जेरोम सिंगर का सिद्धांत। तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जेम्स अलग आदमी था और लेंग अलग आदमी था, इसी तरह कैनन अलग था और बोर्ड अलग था। स्टैनली सेक्टर अलग था, जेरोम सिंगर अलग था। तो पिछली बार प्रश्न आया था स्टैनली सेक्टर और जेरोम सिंगर का द्विकारक सिद्धांत, स्टैनली सेक्टर जेरोम सिंगर का द्विकारक सिद्धांत, जो शरीर क्रियात्मक सिद्धांत था संवेगों से रिलेटेड। तो देखो ये 3 सिद्धांत है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने इनको लिखा है, और अगर आप इसको देख लेते हैं तो आप परीक्षा में तुरंत सही प्रश्न कर देंगे। पहला सिद्धांत है जेम्स लेंग का सिद्धांत। देखो इन्होंने क्या किया है, संवेगों के बारे में जो आपका सिद्धांत दिया है वो उन्होंने बताया कि संवेग किस तरह से उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले उद्दीपक का प्रत्यक्षण होता है, उद्दीपक सामने आता है आपके और आप ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से उसका प्रत्यक्षण करते हैं। उसके बाद में आपके शरीर के अंदर हलचल मचती है और सांवेगिक रूप से आपके अंदर उद्वेलन होता है। उद्वेलन का मतलब होता है अंदर हलचल मच जाना। उस उद्वेलन के पश्चात आपकी पेशियों के अंदर क्रिया होती है। पेशियों के अंदर क्रिया होने के बाद में आपके सामने आपके शरीर के ऊपर संवेग प्रकट हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल है, सड़क दुर्घटना हुई, आपने देखा तो आपके हृदय का धड़कन बढ़ जाएगा, अर्थात आपके अंदर सांवेगिक उद्वेलन हो गया, अंदर की तरफ उद्वेलन, हलचल मच गई है, शरीर के अंदर क्रिया हो गई है। उसके बाद में पसीना छूट गया, पेशियों के अंदर संकुचन होने के कारण पसीना या पानी की बूंदें बाहर आ गई, पेशीय क्रिया हुई। उसके बाद में भय लगने का लगा, डर की अनुभूति हुई आपके अंदर, तो वो आपका संवेग उत्पन्न हो गया। ये जेम्स लेंग का सिद्धांत था। आजकल इस सिद्धांत को नहीं मान रहे हैं वैज्ञानिक, और जो अगले 2 सिद्धांत है वो महत्वपूर्ण है। कैनन बोर्ड के अनुसार क्या है कि शरीर क्रिया और संवेग दोनों साथ साथ उत्पन्न होते हैं। थैलेमस संवेगों की मध्यस्थता करता है। अब की बार ये प्रश्न आ सकता है यहाँ से। कैनन बोर्ड के सिद्धांत के अनुसार संवेगों की मध्यस्थता मस्तिष्क का कौन भाग करता है, तो आपको लिख के आना थैलेमस। तो देखो एक डायग्राम है जिसके अंदर बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से कैनन बोर्ड के सिद्धांत को बताया गया है। सबसे पहले उद्दीपक आता है, थैलेमस मध्यस्थता करता है। थैलेमस 2 पार्ट बनाता है, एक पार्ट जाता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र की तरफ, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां, इनकी तरफ सिग्नल जाता है, कहाँ से, थैलेमस से। दूसरा जाता, थैलेमस को हिंदी में बोलते हैं चेतक, जहाँ से मैंने आपको बताया था संवेगों की उत्पत्ति होती है। दूसरा जो थैलेमस से सिग्नल जाता है वो जाता है सेरेबल कॉर्टेक्स। सेरेबल कॉर्टेक्स भी आपका तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। तो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र इस मस्तिष्क के भाग को थैलेमस भाग एक्टिवेट करता है, और थैलेमस को सेरेबल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र है या मांसपेशियां हैं, वो क्या करते हैं, शरीर क्रियात्मक परिवर्तन या क्रिया को संभव बनाते हैं। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या करता है, आपका क्रिया संभव बनाता है। और सेरेबल कॉर्टेक्स होता है वो आत्मनिष्ठ अनुभूति करवाता है। तो देखिए जैसे ही आत्मनिष्ठ अनुभूति होगी वैसे ही शरीर क्रिया भी होगी। इसने कह दिया इस कैनन बोर्ड के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, दोनों काम, शरीर क्रिया और संवेगात्मक अनुभूति, दोनों की दोनों एक साथ होती हैं। शरीर क्रिया और अनुभूति दोनों साथ साथ होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि थैलेमस एक साथ दोनों जो क्रिया संभव करते हैं और जो अनुभूति करवाते हैं, दोनों को एक साथ एक्टिवेट कर देता है। इन्होंने ये थ्योरी दी थी।
और ये काफ़ी हद तक सही भी है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको लग रहा होगा काफ़ी हद तक सही इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे ही प्रत्यक्षण होता है तो तुरंत आपके पसीना भी एक साथ आता है और आप एक्टिव भी उसी समय हो जाते हैं और तुरंत दौड़ लगा देते हैं देखते ही। तो इसने कहा कि लैग टाइम नहीं होता है, तुरंत हो जाता है। तीसरा आता है स्टैनली सेक्टर और जेरोम सिंगर का सिद्धांत। इस सिद्धांत को द्विकारक सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने संवेगों के दो पक्ष बताए, शरीर उद्वेलन और संज्ञानात्मक लेवल। अर्थात इन्होंने दो कारक बताए हैं संवेगों के सिद्धांत के, शरीर क्रिया के। पहला है शरीर उद्वेलन और संज्ञानात्मक लेवल। देखो संज्ञान है, संज्ञानात्मक स्तरों पर सभी व्यक्ति अलग अलग होते हैं। किसी का संज्ञान क्या होता है, किसी का संज्ञान क्या होता है। आप टीवी देख रहे हैं तो आपके माता पिता कहते हैं कि टीवी आपको खाना देगी क्या, पढ़ ले, टीवी क्यों देख रहा है। लेकिन आप कहते हैं कि टीवी ज़रूरी है, तो आपका संज्ञान टीवी के प्रति अलग है, आपके माता पिता का अलग है। तो संज्ञानात्मक स्तरों पर सभी व्यक्ति अलग अलग होते हैं। संज्ञान में प्रत्यक्षण, स्मृति और व्याख्या सम्मिलित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। ऐसे कैसे आ सकता है भाई, जैसे पिछली बार फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया था, संज्ञान क्या होता है। तो संज्ञान की डेफिनेशन जो फर्स्ट ग्रेड में आई थी वो ये आई थी कि भाषा और कर्म के माध्यम से स्वयं को तथा दुनिया को जानना, ये संज्ञान होता है। तो अब की बार संज्ञान अपने आप में व्यापक शब्द होता है। तो प्रत्यक्षण, स्मृति और व्याख्या संज्ञान में सम्मिलित होती है और ये तीनों के तीनों अवयव संवेग में भी संबंधित होते हैं। प्रत्यक्षण भी होगा, आपके अंदर पुरानी मेमोरी होगी और आप उसकी व्याख्या कर पाएंगे, उसके पश्चात ही संवेग जनरेट होगा। तो स्टेनली सेक्टर ने संज्ञानात्मक लेवल और शारीरिक उद्वेलन दोनों ही चीज़ों को महत्वपूर्ण भाग दिया है और दोनों पक्षों को समझाया। अब देखिए जैसे एक एग्जाम्पल है, यदि कोई बालक है सांप को देखकर सांप को पकड़ता है और उसे चखने का प्रयास करता है, जबकि कोई किशोर या युवक है तो वो सांप से दूर भाग जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि बालक का संज्ञान किशोर से अलग है। ये मैंने आपको बता भी दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार संवेग न केवल शरीर क्रियात्मक रूप से उत्पन्न होते हैं बल्कि संज्ञानात्मक रूप से भी उत्पन्न होते हैं। शारीरिक उद्वेलन, संवेग उद्वेलन, आत्मिष्ट भावनाएं और संज्ञानात्मक व्याख्या। याद रखिएगा ये जो थ्योरी है उसका मूल चीज ये है, यहाँ पे मैं इन्वर्टेड में लिख दिया हूँ। संवेग क्या होते हैं, उद्वेलन, आत्मनिष्ठ भावनाएं और संज्ञानात्मक लेवल, संज्ञानात्मक व्याख्या। इसका जटिल रूप होता है उसको संवेग कहते हैं। स्टेनली सेक्टर और जेरोम सिंगर के अनुसार संवेग क्या होता है। अब देखो इस सिद्धांत का भी डायग्राम है। उद्दीपक सामने आया तो शरीर क्रियात्मक उद्वेलन हुआ और संज्ञानात्मक लेवल हुआ। अब देखो वहाँ पर तो ऐसे अलग था और यहाँ पर अलग था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, ये दोनों मिक्स होके और फिर संवेग की अनुभूति करवा रहे हैं। तो संवेग क्या हुआ, शारीरिक उद्वेलन, संज्ञानात्मक लेवल और व्याख्या का मिला जुला रूप होता है संवेग। तो ये तीन सिद्धांत थे। अब देखो संवेगों में शारीरिक परिवर्तन क्या क्या होते हैं। देखो यहाँ से ये तो आपके सभी बुक्स में भी दे रखा है, एक बार देख लेते हैं अपन। शरीर संवेगों के कारण शारीरिक परिवर्तन होते हैं, वो आंतरिक रूप से भी परिवर्तन होते हैं मनुष्य के अंदर और मनुष्य के बाहरी शरीर के अंदर भी परिवर्तन होते हैं। तो आंतरिक परिवर्तन कैसे कैसे होते हैं देखो, जैसे हृदय की धड़कन का बढ़ जाना संवेगों की स्थिति में, रक्तचाप का ज़्यादा या कम हो जाना, ब्लड प्रेशर, पाचन तंत्र में गड़बड़ी हो जाना अंदर, मलमूत्र का त्याग हो जाना, ये भी आपके संवेगिक स्थिति का ही होता है। संवेग के समय ऐसा होता है जैसे आप बहुत हाइट पे रहते हैं, जैसे कोई आर्मी के अंदर जाते हैं तो उन बच्चों के साथ होता है, उनको हाइट के ऊपर चढ़ाया जाता है, कई बार टॉयलेट कर देते हैं, तो ये सांवेगिक समय के अंदर होता है। श्वास की गति भी बढ़ जाती है, रक्त के अंदर शुगर लेवल या लाल कणिकाओं में परिवर्तन हो जाता है, कम या ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह से शरीर का तापमान में परिवर्तन हो जाता है, शरीर का टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो जाता है। सामान्यतः क्या होते हैं, ज़्यादा संवेग उत्पन्न होते हैं तो टेम्परेचर लो हो जाता है, ऐसा पसीना निकलने के कारण होता है। मांसपेशियों के अंदर खिंचाव आ जाता है, अंदर जकड़न हो जाती है। बाहरी परिवर्तन क्या क्या होते हैं, जैसे चेहरा तमतमा जाता है, आँखों के अंदर लाल डोरे आ जाते हैं, भौहें चारों तरफ खिंच जाती है, आँखें चौड़ी हो जाती हैं, आँखों में चमक आ जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है,
चेहरे का पीला पड़ जाता है या चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है, आदमी कांपने लग जाता है, पसीना आ जाता है, ज़बान लड़खड़ाने लग जाती है, ज़बान लड़खड़ाने के कारण आपके स्वर के अंदर भी तेजी या कमी हो जाती है, स्वर गड़बड़ा जाता है। इसी तरह से पैरों को आप हिलाने लग जाते हैं, ऐसे बैठे बैठे अगर आप पैरों को हिला रहे हैं तो वो भी आपके सामवेगिक परिवर्तन, संवेग के कारण जो आपके मन में परिवर्तन होते हैं, बाहरी परिवर्तन होते हैं शरीर के, उनको दिखा रहा है। अब आखिरी जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है संवेग और संस्कृति। यहाँ से भी आपका प्रश्न उठ सकता है, इस टॉपिक को भी अपन समझेंगे। संवेग संस्कृति से रिलेटेड होते हैं या नहीं होते हैं? तो देखो, दोनों चीज़ें हैं। अलग अलग संस्कृति में संवेगात्मक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अधिकांश मूल संवेग जन्मजात होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था पहले, सार्वभौमिक होते हैं। तो जो मूल संवेग होते हैं वो जन्मजात होते हैं। जितने भी 6 मूल संवेग हैं वो जन्मजात होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दृष्टिहीन व्यक्ति भी उसी तरह से मुस्कुराते हैं जिस तरह से सामान्य व्यक्ति, सभी जगह पे, इंडिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, ईरान के अंदर, इराक के अंदर, सूडान के अंदर, सभी देशों के अंदर। तो अधिकांश मूल संवेग जन्मजात होते हैं, लेकिन संस्कृतियों में संवेगात्मक विभिन्नता को देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, अलग अलग संस्कृतियों में शारीरिक भावभंगिमाओं द्वारा शारीरिक संवेगों की अभिव्यक्ति होती है। अलग अलग बनावट बनाई जाती है अलग अलग संस्कृतियों के अंदर। जैसे भारतीय संस्कृति के अंदर अलग बनावट होगी, अमेरिकन में अलग होगी, चाइनीज संस्कृति के अंदर वही संवेग प्रकट करने की अलग तरीका होगा। अब देखो, अलग अलग संस्कृति में उपयुक्त संवेग उत्पन्न करने के लिए अलग अलग शारीरिक रचना करनी पड़ती है। जैसे चीनी व्यक्ति ताली बजाने को निराशा का सूचक समझते हैं। यहाँ पे अपन एप्रिसिएशन करते हैं, मतलब किसी चीज़ को बढ़ावा देना होता है या अच्छाई प्रकट करनी होती है, अपन ताली बजाते हैं। लेकिन वहाँ पर ताली बजाना निराशा का सूचक समझा जाता है चाइना में। चीनी व्यक्ति होते हैं, जब उनको क्रोध आता है तो वो हंसी से व्यक्त करते हैं उसे। जैसे आपने देखा होगा चाइनीज जो फिल्म होती हैं उनके अंदर ब्रूस ली की जैसे फिल्म है, तब वो गुंडे को पीटने जाता है तो एक बार हंसी से चौड़ा मुंह करता है और फिर उनको फाइटिंग करता है। तो चीनी व्यक्ति क्रोध को हंसी के रूप से व्यक्त करते हैं। भारत के अंदर मौन होता है, वो गहरे संवेग को अभिव्यक्ति माना जाता है, जबकि पाश्चात्य देशों में यह लज्जा का सूचक माना जाता है। मौन यहाँ पे है तो दूसरा व्यक्ति देखता है कि यार कोई ना कोई गहरी बात है, बात ही में उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं मौन व्यक्ति को। लेकिन पाश्चात्य देशों में ये माना जाता है कोई ना कोई ऐसी बात है जिसने गलत कर दी है, ये लज्जित महसूस कर रहा है। अब देखो, जैसे लैटिन अमेरिकी देश होते हैं और दक्षिणी यूरोप के देश होते हैं, वो बातचीत के समय टकटकी लगाकर देखते हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप के व्यक्ति होते हैं, वो दृष्टि को केंद्र की परिधि पर केंद्रित करते हैं। देखो, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर लैटिन अमेरिका में मतलब होता है आपका एक ऊपर की तरफ तो है उत्तरी अमेरिका और नीचे की तरफ इस तरह से आपका है दक्षिणी अमेरिका, जिसमें ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली है और यहाँ पे आपका मैक्सिको है, वेनेजुएला है। तो ये लैटिन अमेरिकी देश, दक्षिणी अमेरिकी देशों को लैटिन अमेरिकी देश बोलते हैं। तो लैटिन अमेरिकी देश और दक्षिणी यूरोपीय देश होते हैं, इनके लोग क्या करते हैं, जब भी आपसे बातचीत करेंगे तो आपकी आंखों के अंदर देखेंगे सीधे। जबकि भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब क्या हो गया, नेपाल हुआ, भारत हुआ, पाकिस्तान हुआ, श्रीलंका हुआ, ये लोग या तो यहाँ पे देखेंगे ऊपर की तरफ, कानों की तरफ, ठोडी की तरफ या फिर बाहर की तरफ। कभी भी आंखों के अंदर एक आध बार ये आंख मिलाएंगे, तो ये चक्कर होता है। अब देखो, आंखों में आंखें मिलाना एक तरह से कॉन्फिडेंस माना जाता है, लेकिन भारतीय संस्कृति या भारतीय उपमहाद्वीप के जो लोग होते हैं वो जनरली बात करते टाइम में चेहरे की तरफ, चेहरे को मतलब बिल्कुल सेंटर के अंदर देख के और सेंटर के बाहर परिधि की तरफ देखते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब जो यूरोपियन कंट्री का लोग है वो ये गलत भाव भी ले सकता है कि इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये सामवेगिक जो है डिफरेंसेज होते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय लोग होते हैं वो बातचीत के समय करीब जाना पसंद करते हैं, अमेरिकी लोग होते हैं वो दूर जाकर बात करना पसंद करते हैं। अरबी लोग अमेरिकियों से दूरी रखते हैं क्योंकि वे सूंघने की दूरी से मिलना पसंद करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। अमेरिकी लोग होते हैं वो सूंघने की दूरी से मिलना पसंद करते हैं और इसीलिए अरबी लोग होते हैं वो अमेरिका से दूर, मतलब जो अरब कंट्रीज होती हैं, मध्य एशिया के जो दो लोग हैं वो अमेरिका को मिलना पसंद नहीं करते, दूरी रखना चाहते हैं।
क्योंकि अरबी लोग होते हैं वो गले मिलना पसंद करते हैं और वो हैंडशेक करते हैं। तो ये थे आपके संवेगों का संस्कृति से संबंध। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर पूरा हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना दोस्त है उन दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं सारे के सारे वीडियो जो रीड सिलेबस के अकॉर्डिंग बनते हैं वो सारे के सारे वीडियो इसके अंदर डालूँगा। आपको ये PDF भी मिल जाएगी बहुत जल्दी टेलीग्राम के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव।